So, hello everyone, welcome to the new session of covering entire polity through the real text of the constitution. और अब से सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो पॉलिटी का, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के बाद और डीपीएसपी के बाद जो अगला सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो हम अब कवर करने वाले हैं, वो है लेजिस्लेचर्स। ठीक है, लेजिस्लेचर एट द सेंट्रल लेवल एंड लेजिस्लेचर एट द स्टेट लेवल। तो साइमल्टेनियसली एंड पैरेलली हम दोनों के प्रोविजंस को एक साथ करेंगे। जैसे लक्ष्मीकांत में आपके अलग अलग दिया हुआ है कि पार्लियामेंट को आप अलग से स्टडी करेंगे, फिर स्टेट लेजिस्लेचर को अलग से स्टडी करेंगे, फिर आप खजल हो जाते हैं कि स्टेट लेजिस्लेचर में क्या प्रोविज़न है, पार्लियामेंट्री प्रोविज़न से वो कैसे डिफरेंट है, आगे पीछे पेज पलटते चलेंगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। हम यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू जब हम पार्लियामेंट में सिमिलर प्रोविज़न को पढ़ेंगे तो वो प्रोविज़न स्टेट लेजिस्लेचर में कैसे डिफर करता है उसे हम यहाँ पे साइमल्टेनियसली और अलोंग विद रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, आरपीए एक्ट 1951 में क्या प्रोविज़न दिए गए हैं, साइमल्टेनियसली वो सारी डायमेंशन हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इन सब से वो काफ़ी डेप्थ में 2-3 सवाल हर साल पूछ रहा है। तो अगले जो 3 सेशन आएंगे ये हम लेजिस्लेचर्स पे बहुत ब्रॉडली हम डिस्कस करेंगे। ये 3 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, आज, कल और परसों। ठीक है, शुरू करते हैं। सीधा प्रोविजन पार्लियामेंट के बारे में दिया गया है, आर्टिकल 79। देखिए 78 तक हम चीज़ें कवर कर चुके हैं। ठीक है, पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी एटसेट्रा, और सिमिलरली हम जो है 167 तक जो चीफ मिनिस्टर की ड्यूटीज एटसेट्रा है, यहाँ तक हम स्टेट में भी कवर कर चुके हैं। पिछले सेशन आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। पॉलिटी थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, या फिर आप कोर्स में एनरोल कर लीजिए, फ्री वाला कोर्स है, civilspot.in पे जाकर के एनरोल कीजिए, वहाँ पे सारे वीडियोज़ आपको एक जगह देखने को मिल जाएंगे, यही वीडियोज़। 79 आर्टिकल कहता है कि भैया एक पार्लियामेंट आपको बनानी है। इनफैक्ट अगर वो आपको, देखो सवाल कैसे बनाएगा, ये बातें ध्यान से सुनना। सवाल वो बनाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर्स प्रेसिडेंट टू बी द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, है ना। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा है तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट का पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन ने डिक्लेयर किया है या फिर सिर्फ लीगल एक्सपर्ट्स ने अपनी लीगल ईज के लिए उन्होंने कैटेगराइज कर रखा है कि पार्लियामेंट हैज़ 3 पार्ट्स। ठीक है, पार्लियामेंट हैज़ 3 पार्ट्स, द प्रेसिडेंट एंड द 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। एक्चुअली ये कॉन्स्टिट्यूशन ने डिक्लेयर करके रखा है कि पार्लियामेंट हैज़ president and 2 houses of the parliament, these 3 parts. President is a separate part of the parliament. समझ रहे हो, इट इज अ पार्ट ऑफ, प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, नॉट मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये बात ध्यान में रखनी है। सिमिलर प्रोविजन जो है स्टेट के बारे में दिया गया है कि स्टेट में भी जो स्टेट लेजिस्लेचर होगा उसके भी इंपॉर्टेंट बात है, उसके भी 3 पार्ट हो सकते हैं। कुछ एक केसेस में हो सकते हैं और कुछ एक केसेस में है। पहला पार्ट होगा गवर्नर एसेंशियली, दूसरा पार्ट होगा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एसेंशियली, एक होगा स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो कि अपर हाउस होगा स्टेट में। लेकिन वो जरूरी नहीं है हर स्टेट में हो। आजकल ये 6 स्टेट्स में है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन 8 स्टेट्स का जिक्र करता है। यहां से भी वो सवाल बनाएगा। अगर वो बोले कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइजेज मध्य प्रदेश टू हैव, है ना, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइजेज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू क्रिएट अ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। आजकल मध्य प्रदेश में नहीं है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, बट कॉन्स्टिट्यूशन में तो मेंशन किया गया है कि मध्य प्रदेश के पास भी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होनी चाहिए। एक्चुअल में जब आप, ठीक है, जब आप सेक्शन 33 ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 इसको पढ़ेंगे तो इसमें लिखा गया है कि as from such date as the president may by order appoint, there shall be a legislative council for the new state of Madhya Pradesh. That means कि प्रेसिडेंट के पास ये अथॉरिटी दी गई है, प्रेसिडेंट के पास अथॉरिटी दी गई है कि मध्य प्रदेश के लिए भी वो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट करे। आजकल हमारे पास आंध्र प्रदेश में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, और क्या बच गया, तेलंगाना में है। ठीक है, तेलंगाना में है, और कौन बच गया, यूपी। इनके पास, ठीक है, तेलंगाना में है, यूपी के पास है, इन 6 स्टेट्स के पास आज लेजिस्लेटिव काउंसिल है। फिर ये तमिलनाडु यहाँ क्या कर रहा है, एक्चुअली तमिलनाडु, है ना, अगर आपको देखो स्टेटमेंट वो ऐसे भी दे सकता है कि देयर हैव ओनली बीन 6 स्टेट्स इन इंडिया सो फार टू हैव स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखो कितना मजेदार स्टेटमेंट बनाएगा, सारे फंस जाएंगे इसमें।
आज तक क्या सिर्फ 6 स्टेट्स हुए हैं जिनके पास स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल हुई है? नो, तमिलनाडु ऑल्सो हैड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल अंटिल टिल 1986 तमिलनाडु के पास स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल थे, उसके बाद क्रिएट नहीं की गई। सो इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान में रखनी है कि अपार्ट फ्रॉम दीज 6 स्टेट्स जिनके पास आजकल स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, 2 स्टेट्स और भी है, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश, जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए गए हैं। मध्य प्रदेश के पास कभी नहीं आई क्योंकि क्रिएट ही नहीं की गई प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। और मध्य प्रदेश, इंपॉर्टेंट बात यह है कि मध्य प्रदेश में अगर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट करनी है तो उसके लिए अलग से पार्लियामेंट्री लॉ पास करने की कोई जरूरत नहीं है। नॉर्मली अगर किसी भी स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल आपको क्रिएट करनी है तो भैया उसके लिए सबसे पहले स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा 2/3 मेजॉरिटी से, 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, उस मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। वो रेजोल्यूशन जाएगा पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट बाय अ सिंपल एक्ट, पार्लियामेंट बाय अ सिंपल एक्ट, सिंपल लॉ विल क्रिएट स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। और ये जो रेजोल्यूशन है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, ये पार्लियामेंट पे बाइंडिंग नहीं होगा। सो पार्लियामेंट मे क्रिएट और मे नॉट क्रिएट, ये है अदर स्टेट्स के लिए। मध्य प्रदेश के लिए इस प्रोविजन को ओवरराइड किया जा सकता है। फॉर द क्रिएशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन मध्य प्रदेश आपको ये वाला प्रोसीजर लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये जो है सेक्शन 33 ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 ये कहता है कि मध्य प्रदेश के लिए प्रेसिडेंट डायरेक्टली लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है क्रिएट कर सकते हैं। ये बात आपको कहीं कहीं भी लक्ष्मीकांत जैसी पॉलिटी में नहीं मिलेगी। अगर क्वेश्चन बनाना होगा भाई, अगर वो देखता होगा एग्जामिनर, ठीक है, इन चीज़ों को, तो यहाँ से वो बहुत मज़ेदार सवाल बनाएगा। अच्छा सवाल बस वो यही बनाएगा कि सो फार देयर हैव ओनली बीन 6 स्टेट्स इन इंडिया टू हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल। यहीं पे वो आपको फंसा देगा, वहीं आप फंस जाएंगे। समझ रहे हो बात को? सो दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अराउंड द क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। बाकी इसमें कुछ भी है ना ज़्यादा वो देखने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो? तो ये बात है। अगली बात, ठीक है, अगली बात कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो क्रिएट कैसे की जाए और एबोलिश कैसे की जाए। कौन करेगा एबोलिश? पार्लियामेंट। सिंपल लॉ बना करके पार्लियामेंट एबोलिश या क्रिएट कर सकता है, सिंपल लॉ, सिंपल मेजोरिटी से। पर अगर ऐसा कोई भी क्रिएशन या एबोलिशन करना है तो ऐसा कोई भी लॉ बनाने से पहले उन्हें रिकमेंडेशन जरूरी है। दैट मीन्स स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बाय 2/3 मेजॉरिटी विल पास अ रेजोल्यूशन। वो रेजोल्यूशन जाएगा पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट उस रेजोल्यूशन पे एक्ट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। दैट मीन्स स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में ये पूरा प्रोसेस इनिशिएट होगा, क्रिएशन का भी और एबोलिशन का भी। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में pass a resolution for the purpose of abolition of the state legislative council. They will pass a resolution, no doubt, है ना, either for the creation or for the abolition. But वो रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, ये पार्लियामेंट का डिस्क्रिशन है। वो रेजोल्यूशन बाइंडिंग नहीं होगा पार्लियामेंट पे। तो अल्टीमेट डिस्क्रिशन किसका आता है इसमें? पार्लियामेंट का। समझ रहे हो? तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सिमिलरली हमने देखा था कि अगर नया स्टेट क्रिएट करना है, ठीक है, आर्टिकल 4 है ना, 3-4 के अंडर अगर आपको नया स्टेट क्रिएट करना है तो उसके लिए प्रेसिडेंट को मैंडेटरली फॉर द पर्पज ऑफ बाइफर्केटिंग अ स्टेट, है ना, स्टेट की बाउंड्री को चेंज अगर करना हो, फॉर दैट पर्पज प्रेसिडेंट को मैंडेटरली ऐसा रेजोल्यूशन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भेजना पड़ेगा, स्टेट लेजिस्लेचर में भेजना पड़ेगा मैंडेटरली। लेकिन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने उस पर रिस्पॉन्ड किया या नहीं किया? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने उस पर जो रेजोल्यूशन पास किया वो रेजोल्यूशन पार्लियामेंट पे बाइंडिंग नहीं होगा। भेजना पड़ेगा, है ना, भेजना पड़ेगा, और रेटिफिकेशन के लिए नहीं, बस ओपिनियन सीक करने के लिए, पर वो ओपिनियन बाइंडिंग नहीं होगा। समझ रहे हो? सिमिलरली यहां पे ये रेजोल्यूशन बाइंडिंग नहीं होगा। रेजोल्यूशन चाहिए ही चाहिए, बट वो बाइंडिंग नहीं होगा। समझ रहे हो? तो ये बात ध्यान में रखनी है। अगली बात कि ऐसा अगर आपने लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट करनी है तो हो सकता है है ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ हिस्सों में, है ना, बदलाव करने पड़े, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट करने पड़े, कहीं पे कोई अमेंडमेंट करने पड़े। अगर ऐसा भी करना पड़े तो वो भी उसी सिंपल लॉ से क्रिएट किए जाएंगे, एंड सच अमेंडमेंट्स वुड नॉट बी कंसिडर्ड
एज अमेंडमेंट्स अंडर आर्टिकल 368। दैट मीन्स ऐसे अमेंडमेंट के लिए 2/3 मेजोरिटी की जरूरत नहीं होगी। सेम प्रोविजन हमने है ना सेक्शन ये आर्टिकल 5 में ये देखा हुआ था कि फॉर द पर्पज ऑफ आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 एंड आर्टिकल 4 कोई भी अमेंडमेंट ये कंसिडर, आर्टिकल 4 में ये बात हमने पढ़ी थी, ये तो खैर आर्टिकल 4 में ये बात लिखी हुई है, फॉर द पर्पज ऑफ अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3। दैट मीन्स फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स और फॉर द एडॉप्शन ऑफ स्टेट्स। अगर आपको संविधान में कोई अदर जगह पे भी संशोधन करना पड़े तो वो संशोधन, वो अमेंडमेंट 368 वाला अमेंडमेंट कंसिडर नहीं किया जाएगा। दैट मीन्स है ना, इन सिंपल टर्म्स ऐसे सारे काम सिंपल लॉ से कर दिए जाएंगे और उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कंसिडर नहीं किया जाएगा। समझ लो, ये बात ध्यान में रखनी है। अब देखिए सिमिलर प्रोविजन इधर आपको देखने को मिलेगा काउंसिल ऑफ स्टेट के बारे में, मतलब सेंटर में। अब हम सेंटर पे आ गए, ये हमने अभी स्टेट का प्रोविजन देखा, सिमिलर प्रोविजन कि स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल कैसे क्रिएट की जाए, है ना। अब आते हैं कि भैया सेंटर में और स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, और सेंटर में आपके लोकसभा और राज्यसभा, इनका कॉम्पोजिशन क्या होगा। राज्यसभा के कॉम्पोजिशन के लिए बताया गया है कि भैया इसमें टोटल जो मेंबर होंगे उनमें 12 मेंबर प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेंगे और 238 मेंबर जो है वो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से, ठीक है, उनके रिप्रेजेंटेटिव होंगे। इंपॉर्टेंट बात है कि जो आपके एमपीज ऑफ राज्यसभा के इलेक्शन होते हैं उसमें स्टेट्स के और यूटी के इलेक्टेड एमएलए, इलेक्टेड याद रखना, सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड एमएलए पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। समझ रहे हो बात को, ये बात ध्यान में रखना है कि जो काउंसिल ऑफ स्टेट है 238 जो मेंबर्स हैं वो स्टेट और यूनियन से आएंगे, है ना, और जो आपके 12 मेंबर्स हैं वो नॉमिनेट किए जाएंगे बाय प्रेसिडेंट, वो भी स्पेसिफाइड फील्ड से। क्या? साइंस, लिटरेचर, आर्ट एंड सोशल सर्विस। साइंस, लिटरेचर, आर्ट एंड सोशल सर्विस, ये हो गया आपका राज्यसभा का कॉम्पोजिशन जो कि दिया गया है। अब आते हैं लोकसभा के कॉम्पोजिशन पे कि भैया लोकसभा के लिए, है ना, वो बात तो ठीक है, वो बात यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको बता दी कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड यूनियन टेरिटरी, सिर्फ वही लोग राज्यसभा के एमपी को चुन रहे होते हैं बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अगर वो बोले कि इज दिस वोटिंग सिस्टम डन थ्रू द सीक्रेट बैलेट, नो, ओपन बैलेट सिस्टम। राज्यसभा के इलेक्शन के लिए और एमएलसी के इलेक्शन के लिए आपका जो है ओपन बैलेट सिस्टम जो है फॉलो किया जाता है। राज्यसभा के इलेक्शन के लिए ओपन बैलेट होता है, देयर इज नो क्लोज्ड बैलेट। समझ रहे हो, ओपन बैलेट मीन्स कि हाँ, जो एमपी है, इनफैक्ट एमपीज को अंडर द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स फॉर राज्यसभा, जो भी एमएलए राज्यसभा के लिए इलेक्शन करेगा तो जो किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के वहाँ पे, ठीक है, जो बेसिकली पार्टी के उनके इलेक्शन ऑब्जर्वर्स वहाँ पे होंगे, उनके द्वारा नॉमिनेटेड जो पार्टी के ऑब्जर्वर्स वहाँ पे होंगे, उनको दिखाना पड़ता है कि मैंने इस वाले कैंडिडेट को वोट किया हुआ है। समझ रहे हो, तो ये ओपन बैलेट सिस्टम होता है राज्यसभा के लिए। फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, फॉर द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, फॉर द इलेक्शन ऑफ एमपीज ऑफ लोकसभा एंड एमएलएज ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, इनके लिए क्लोज्ड बैलेट का सिस्टम है। वहां आपका वोट किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि किसको कहां का वोट गया। इंपॉर्टेंट बात है, ये बात ध्यान में रखनी है। फिर आते हैं हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा पे, कि इसका कॉम्पोजिशन क्या होगा। लोकसभा का कॉम्पोजिशन बताया गया है कि भैया आपके, ठीक है, जो नॉट मोर देन 530 मेंबर्स हैं ये स्टेट से आएंगे, और नॉट मोर देन 20 मेंबर्स जो हैं ये यूटी से आएंगे। दैट मीन्स स्टेट और यूटीज दोनों का इसमें रिप्रेजेंटेशन है, राइट। और ऊपर जो ये जो राज्यसभा के लिए यूटीज बताई गई है, ये ऐसा नहीं है अगर वो बोले कि ऑल यूटीज आर रिप्रेजेंटेड इन द राज्यसभा इलेक्शन, नो, नॉट ऑल यूटीज।
सिर्फ और सिर्फ यूटीज, ठीक है, अभी के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ 3 यूटीज जिनके पास स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, सिर्फ और सिर्फ 3 यूटीज, यूटी ऑफ दिल्ली, पुडुचेरी एंड जे एंड के भी इसलिए क्योंकि अभी फोर्थ शेड्यूल को एक्चुअली अमेंड नहीं किया गया है। मैं अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन को 2025 वाली जो लेटेस्ट कॉपी है इसे देख रहा था, फोर्थ शेड्यूल को भी अमेंड नहीं किया गया है। जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में बड़े फॉल्ट्स ये है कि व्हाट वुड बी द स्टेटस ऑफ एन एमएलएज इलेक्शन, व्हाट वुड बी द स्टेटस ऑफ एन एमएलए ऑफ जे.एंड.के इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो कहीं क्लियरली मेंशन नहीं है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन करता है कि दिल्ली और पुडुचेरी के एमएलएज स्टेट के एमएलए कंसीडर होंगे फॉर द पर्पज ऑफ प्रेसिडेंट के इलेक्शन, बट जे.एंड.के की जो यूटी की असेंबली है, ठीक है, उनके एमएलए का क्या स्टेटस होगा वो भी डिटरमाइंड नहीं है। और जे.एंड.के के अभी जो रिप्रेजेंटेशन है वो 4 ही है ना। देखो, जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से पहले भी 4 ही जे.एंड.के के रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे राज्यसभा में, अभी भी वो 4 ही है रीऑर्गेनाइजेशन के बाद भी। और 2021 के बाद से जे.एंड.के की जो राज्यसभा की इलेक्शन है वो अभी तक कंडक्ट नहीं किए गए हैं, वो खाली वो वैकेंसियां पड़ी हुई है उधर, अभी भी वो सीटें वैकेंट ही है, समझ रहे हो। सो जे.एंड.के के बारे में काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसी लीगल क्लैरिटी उतनी नहीं है कई चीज़ों के बारे में। ये जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बहुत सारी चीज़ों को एड्रेस नहीं कर पाया है ना। तो ये चीज़ें लीगली काफ़ी मतलब ऐसे चैलेंजेबल भी है इन चीज़ों के बारे में। कॉम्पोजिशन ऑफ हाउस ऑफ पीपल पे आते हैं। अब कॉम्पोजिशन ऑफ हाउस ऑफ पीपल 530 + 20। अब जो है ना, पहले जो दो एंग्लो इंडियन को प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकते थे, अब वो जो है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, कमेंट सेक्शन में बताइए कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये प्रोविज़न जो है हटाया गया, राइट, कि जो भी एंग्लो इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन है इन लोकसभा एज वेल एज इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, कौन से अमेंडमेंट के थ्रू वो रिमूव किया गया। थोड़ा पार्टिसिपेट किया कीजिए प्लीज़ आप, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। मैं देखता हूँ 3-4 लोग ही पार्टिसिपेट करते हैं ना, काफ़ी सारे लोग सेशन देखते हैं बट यू डोंट पार्टिसिपेट। तो ये देखिए, आई थिंक ये क्वेश्चन इस साल CDS में भी इन्होंने पूछा हुआ था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पे। 4 अमेंडमेंट्स उन्होंने पूछ लिए थे, 101st, 2nd, 3rd एंड 4th। तो आप मुझे ये बताएंगे एंग्लो इंडियन वाला जो प्रोविज़न है ये कौन से अमेंडमेंट के थ्रू जो है चेंज किया गया। क्लियर। तो आजकल 550 जो है मेंबर्स इसमें होंगे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो स्टेट है, स्टेट के अंदर, हर एक स्टेट के अंदर जो रिप्रेजेंटेशन है हाउस ऑफ पीपल में, वो रिप्रेजेंटेशन टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी के बेसिस पे होगा। दैट मीन्स स्टेट को टेरिटरीज में डिवाइड किया जाएगा। और कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रोविजन करता है कि भैया हाँ, जो भी हाउस के अंदर, जो भी स्टेट के अंदर या फिर जो डिफरेंट स्टेट्स है उनकी, जो मान लीजिए ये स्टेट, देखिए प्रोविज़न ये है, मान लीजिए ये 2 स्टेट्स हैं, इनके बीच जो ये डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी हुई है 2 स्टेट्स के अंदर, एज फार एज प्रैक्टिकेबल 2 डिफरेंट स्टेट्स की डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज, उनका नंबर ऑफ पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेड इन द लोकसभा वो लगभग सिमिलर होनी चाहिए, है ना, 2 स्टेट्स के बीच में। सिमिलरली विद इन अ स्टेट ऑल्सो ये जो 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, विद इन 1 स्टेट जो 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इनके नंबर ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन का रेशो सिमिलर होना चाहिए। समझ गए, मतलब कोशिश की जा रही है कि थ्रू आउट द कंट्री कोशिश की जा रही है, ऐसा नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल हो, बट एज फार एज प्रैक्टिकेबल जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है लगभग पूरे इंडिया में उनकी पॉपुलेशन लगभग सेम हो, लगभग कह रहे हैं ये। लेकिन ये प्रिंसिपल वहाँ लागू नहीं होगा जहाँ 60 लाख से कम की पॉपुलेशन हो, ऐसे स्टेट में कहाँ ही होगा, है ना। कई यूपी में देख लो आप, कितने 25 30 लाख वोटरों की तो एक ही असेंबली होती है। तो ऐसे जो छोटे स्टेट्स होंगे जहाँ की पॉपुलेशन ही इतनी कम है, तो उनको तो आप तब सीट भी नहीं दोगे, ऐसा है ना। तो उनके लिए ये एक्सेप्शन यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से दी गई है। यहाँ से हो सकता है वो कुछ सवाल आपसे बनाए, तो ये बात आप थोड़ा ध्यान में रखें। सिमिलरली जब हम स्टेट लेजिस्लेचर में भी आएंगे, तो स्टेट लेजिस्लेचर में याद रखना है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में मैक्सिमम कितने
हाँ रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं सिर्फ 500। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली लोअर हाउस में मैक्सिमम 500 और जो मिनिमम है वो 60 होने चाहिए। मैक्सिमम 500, मिनिमम 60 होने चाहिए। और प्रोविज़न वही है फिर कि स्टेट के अंदर जो आपकी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज है उनके बीच पॉपुलेशन लगभग सेम हो, पॉपुलेशन की रेशो लगभग सेम हो। ये बात ध्यान में रखनी है, इस चीज़ को आपने भूल नहीं जाना है। स्टेटमेंट अगर दे दे कि मैक्सिमम लिमिट भी दी गई है, ऐसे ही हमने कल देखा स्टेट्स के लिए मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट दी गई है फॉर द काउंसिल ऑफ स्टेट्स एज वेल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एज वेल। 15% जो है मैक्सिमम मेंबरशिप होनी चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की और 6 मिनिमम होनी चाहिए। सेम चीज़ वहाँ पे भी दी गई है ना। तो ये आपको अब कि पिछले ही कल हमने ये पढ़ा है, आप मुझे ये बताएंगे कि ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये प्रोविज़न लाया गया था। ये अमेंडमेंट कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये प्रोविज़न लाया गया था कि मैक्सिमम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मेंबरशिप वुड बी 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड मिनिमम वुड बी 6। और मुझे ये भी बताएंगे कि क्या ऐसी मिनिमम लिमिट सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए भी रखी गई है या नहीं। ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगली बात देखिए क्या कहता है कि हाँ इंपॉर्टेंट बात यह है, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर एक स्टेट में जो भी कॉन्स्टिट्यूंसी होगी, और सेम प्रोविज़न पार्लियामेंट के बारे में भी, ठीक है, लिखा गया है। जितनी भी आपकी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज होंगे यहाँ से आपका आता है कि ठीक है, दिस इज द प्रोविज़न रीएडजस्टमेंट आफ्टर एवरी सेंसस। अगर वो बोले कि डीलिमिटेशन कमीशन पे अगर सवाल पूछे तो डीलिमिटेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करने का हक कहाँ से मिलता है? आर्टिकल 82 से और आपके आर्टिकल ठीक है 170 से, आर्टिकल 82 से और आर्टिकल 170 से डीलिमिटेशन कंडक्ट करने का अधिकार मिलता है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को, डीलिमिटेशन कंडक्ट करने का। डीलिमिटेशन कमीशन कौन बनाएगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या कहते हैं आर्टिकल 170 और आर्टिकल 82? आर्टिकल 82 कहते हैं कि पार्लियामेंट मे बाय लॉ डिटरमाइन, ठीक है, पार्लियामेंट मे बाय लॉ डिटरमाइन कि हर एक सेंसस के बाद, आफ्टर एवरी सेंसस जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज है उनको रीएडजस्ट किया जाए, क्योंकि हर सेंसस के बाद है ना पॉपुलेशन के नंबर बढ़ेंगे, रीएडजस्टमेंट उसकी की जाए। ये कौन करेगा? पार्लियामेंट करेगा बाय सिंपल लॉ। इंपॉर्टेंट बात है कि पार्लियामेंट के पास ये भी अथॉरिटी है कि वो किसी भी अथॉरिटी को ऐसी पावर दे दे कि वो रीएडजस्टमेंट उसको करके दे। समझ रहे हो? दैट मीन्स पार्लियामेंट कैन अपॉइंट सम अथॉरिटी एज वेल ऑन इट्स बिहाफ, कि मेरे बिहाफ पे आप कोई ऐसी रीएडजस्टमेंट करके दो। तो इसी के लिए पार्लियामेंट हमेशा डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट्स बनाती है। डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट बना करके वो एक डीलिमिटेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करने का पावर देगी किसे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। ऐसे डीलिमिटेशन कमीशंस आज तक 4 बन चुके हैं इंडिया में, मतलब नेशनल लेवल के 4 डीलिमिटेशंस इंडिया में हुए हैं। 1952 का एक हुआ, 1962 का एक हुआ, 1973 में एक्चुअली ये है ना ये इम्प्लीमेंट हुए थे 63 में, और ये 73 में हुए थे। उसके बाद 2003 में एक हुआ। तो ये 4 डीलिमिटेशन कमीशंस नेशनल लेवल के आज तक बने हुए हैं। किसने ये डीलिमिटेशन कमीशंस है ना, ये डीलिमिटेशन कमीशंस किसने कॉन्स्टिट्यूट किए? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, है ना। अथॉरिटी कहाँ से मिली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को? पार्लियामेंट्री लॉ से। इन अ नटशेल मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, अगर वो आपसे बोले कि पार्लियामेंट मे बाय लॉ कंडक्ट रीएडजस्टमेंट आफ्टर एवरी सेंसस, या फिर रीएडजस्टमेंट ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज, या फिर मे कंडक्ट डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज, तो वो बात सही होगी। अगर वो बोले कि पार्लियामेंट कैन कंडक्ट डीलिमिटेशन, या फिर अगर वो बोले कि द अथॉरिटी
टू रीएडजस्ट द कॉन्स्टिट्यूंसीज लाइज विद द प्रेसिडेंट? नो। किसके पास है वो अथॉरिटी? पार्लियामेंट के पास। ये बस पार्लियामेंट ने अपनी पावर डेलीगेट कर दी एक डीलिमिटेशन कमीशन को। उस डीलिमिटेशन कमीशन को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उस डीलिमिटेशन कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। और नॉर्मली डीलिमिटेशन कमीशन में नॉर्मली, क्योंकि पार्लियामेंट हर बार नया लॉ बनाती है डीलिमिटेशन कमीशन के लिए, तो नॉर्मली इसका एक मेंबर कोई जस्टिस है ना, रिटायर्ड जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, नॉर्मली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर्ड, और एक जो इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन, और द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स, अदर इलेक्शन कमिश्नर्स, एंड इवन the people associated with the politics and the social service etc., they also become invitee members of the delimitation commission. important बात है, delimitation commission के पास फुल इसके ऑर्डर में लीगल अथॉरिटी होती है. It is considered as its order is considered as a legal text having the force of law. इसीलिए इसको चैलेंज भी नहीं किया जा सकता इसके ऑर्डर को किसी भी कोर्ट में. ये एक इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है. डीलिमिटेशन कमीशन पे ये सवाल है ना, ये पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं कि इसके ऑर्डर को चैलेंज नहीं किया जा सकता है किसी भी कोर्ट में. नाउ आपने सुना होगा डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में एक चीज़ कि है ना, 2021 से लेकर के 2024 तक आसाम में एक अलग से डीलिमिटेशन कंडक्ट किया जा रहा है. डीलिमिटेशन आसाम में अलग से कंडक्ट किया जा रहा है. ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जो 2003 का डीलिमिटेशन हुआ, एक्चुअल में वो डीलिमिटेशन कुछ नहीं था. हाँ, उसमें बस कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रीएडजस्ट किया गया. उसमें कॉन्स्टिट्यूएंसी के नंबर चेंज नहीं किए गए. आज भी इंडिया में जो सारी टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसी के नंबर्स हैं, बी इट फॉर लोकसभा, बी इट फॉर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, वो सारी जो टोटल सीट्स होंगी, टोटल सीट्स, वो अभी भी डिटरमाइन की गई है 1971 के सेंसस के अकॉर्डिंग. 2003 में बस इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज का एरिया क्या क्या होगा, टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसी अभी भी 1971 के सेंसस के अकॉर्डिंग है, बट इन कॉन्स्टिट्यूएंसी का एरिया क्या क्या होगा, बस वो एरिया 2003 की सेंसस के अकॉर्डिंग, मतलब 2001 की सेंसस के अकॉर्डिंग रीएडजस्ट किया गया. एरिया रीएडजस्ट किया गया, नंबर नहीं. नंबर अभी भी 1971 की सेंसस के अकॉर्डिंग है, और ये स्टेटस चेंज नहीं किया जाएगा 2026 तक. ये कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से बात लिखी गई है कि जो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी है और जो एरिया है, ये 2026 तक नहीं बदला जाएगा, इसके बाद ही बदला जाएगा. ये फ्रीज कर दिया गया है 2003 में. समझ रहे हो बात को? तो जो टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो 1971 के सेंसस पर बेस्ड है, बट जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी का साइज एंड एक्सपेंस है वो 2001 की सेंसस पर बेस्ड है. ये थोड़ी इसमें कॉम्प्लेक्स अंडरस्टैंडिंग है. अब देखो, हुआ ये था कि देयर वाज एन असम अकॉर्ड, और असम अकॉर्ड में भी जो डेट ऑफ कंसिडरिंग द माइग्रेंट्स टू द असम, ठीक है, उनको कंसिडर वेदर टू कंसिडर देम एज द सिटीजन्स और नॉट, वो आसाम अकॉर्ड में डेट ओवरलैप करती है 1971 के सेंसस के साथ. तो ऐसे बड़े सारे लोग मतलब आसाम के लोग इस बात को काफ़ी रिजिस्ट कर रहे थे कि ऐसे बड़े सारे लोग हैं जो ड्यूरिंग दिस सेंसस 1971 में जब सेंसस कंडक्ट हो रही थी, ड्यूरिंग दिस सेंसस बांग्लादेश से आसाम में लोग इन्फिल्ट्रेट कर ही रहे थे. ना सिर्फ आसाम में, बल्कि मिजोरम में, बल्कि मणिपुर में, बल्कि नागालैंड में, इन सारे स्टेट्स में भी जो है इस तरीके के जो इन्फिल्ट्रेशन है तब हो रही थी नॉर्थ ईस्ट में. दिस इज वाई, है ना, वहां पे काफी प्रोटेस्ट हुए इस बात को लेकर के कि अगर आप 1971 के बाद, मतलब जो 2003 की सेंसस है जिसमें कि आपके इलीगल माइग्रेंट्स भी कंसिडर हो रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि सेंसस में तो सिर्फ सिटीजन्स को वो नहीं किया जाता है, उसमें तो पॉपुलेशन को भी जो है उसमें टोटल पॉपुलेशन को आप सेंसस में रिकॉर्ड करते हैं. इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट सिटीजन्स, टोटल पॉपुलेशन को आप रिकॉर्ड करते हैं. तो भैया वहाँ थोड़ा झोल मोल, मतलब एक तरीके से आसाम के जो लोकल रेजिडेंट्स हैं उनका इसमें एक बड़ा क्लेम ये था
कि बांग्लादेशी जो माइग्रेंट्स हैं उनको उनको एक तरीके से पॉपुलेशन की वो एडजस्टमेंट करके, जो वहाँ के लोकल लीडर्स हैं, ठीक है, और एक तरीके से वोट बैंक का यूज़ करके डिफरेंटली जो हमारी अभी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, गैरीमेंटरिंग उसमें हो सकती है वोटिंग में, क्योंकि उनके बंच ऑफ ग्रुप्स जो है वो अलग अलग जगह पे, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में अलग अलग जगह पे कंसंट्रेटेड है। तो हमारा रिप्रेजेंटेशन उससे अफेक्ट हो सकता है, इलेक्शन उससे अफेक्ट हो सकते हैं, पॉलिटिक्स उससे अफेक्ट हो सकती है। दिस इज वाई इट बिकेम ए पॉलिटिकली सेंसिटिव इशू। 2008 अ सेपरेट नोटिफिकेशन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वॉज इशूड। उसमें ये कहा गया कि जो डिलिमिटेशन हुआ है, डिलिमिटेशन कमीशन का एक्ट 2003 का जो बना हुआ है, इम्प्लीमेंट हुआ है, दिस विल नॉट बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ द स्टेट्स लाइक असम, and also in case of the states like Jammu and Kashmir, also in case of the states like Mizoram and Manipur, right? इनके लिए जो अथॉरिटी, डिलिमिटेशन कंडक्ट करने की अथॉरिटी है, ये दी गई अलग से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। तभी आप देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिलिमिटेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड डिलिमिटेशन ऑफ आसाम में इतना एक्टिव रोल प्ले कर रही है, क्योंकि ये 2008 में अलग से नोटिफिकेशन निकाली गई थी प्रेसिडेंट के द्वारा कि ये वाला डिलिमिटेशन जो है आसाम में लागू नहीं होगा, मणिपुर मिजोरम जैसे स्टेट्स में लागू नहीं होगा, और जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होगा। ये अथॉरिटी दी गई ईसीआई को, और ईसीआई कर रहा है काम अब। ये भी एक बात जो है आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर? ये कुछ एक पॉइंट्स हैं, ध्यान में रखने हैं। मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ क्या, जो टोटल सीट्स हैं, टोटल सीट्स ये 1971 के सेंसस पे है, लेकिन सीट का जो टेरिटोरियल एक्सपेंस है, टेरिटोरियल, तो वो टेरिटोरियल एक्सपेंस 2001 की सेंसस पर बेस्ड है। कब तक ये फ्रीज है, कब तक ये फ्रोजन है? 2026 तक। इसके बाद ही नई सेंसस आएगी, और उसके बाद जो असम जैसी है ना, असम का जो डिलिमिटेशन है, ये 2008 में ये जो इशू हुआ था, पॉलिटिकल इशू, इसकी वजह से ईसीआई को ये पावर दी गई है अभी, है ना। तो ईसीआई वहाँ पे काम कर रहा है। ये कुछ एक पॉइंट्स हैं जो आपको थोड़ा ध्यान में रखनी है। और डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में, कौन कंडक्ट, डिलिमिटेशन कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट कौन करेगा? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को अथॉरिटी का किसने दी? पार्लियामेंट ने। कैसे? डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट पास करके। तो अल्टीमेट पावर किसके पास है डिलिमिटेशन की? पार्लियामेंट के पास। समझ रहे हो, है ना। और डिलिमिटेशन कमीशन के जो ऑर्डर्स हैं, दे आर नॉट चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट। तो ये कुछ कॉम्प्लेक्स चीजें हैं। सेम बात यहाँ पे लिखी है स्टेट्स के बारे में, कुछ भी आपने बाकी ध्यान में नहीं रखना है। सेम बात वहाँ लिखी गई है स्टेट्स के बारे में। फिर से अब आगे, है ना, अगले प्रोविजन पे चलते हैं। अगला प्रोविजन है कि ड्यूरेशन ऑफ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। अलग अलग हाउसेज के क्या ड्यूरेशन होंगे। इंपॉर्टेंट बात है कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स कि जो आपका लोकसभा है, लोकसभा की ड्यूरेशन होगी भाई साहब 5 साल। लोकसभा की ड्यूरेशन होगी, कहाँ गया, हाउस ऑफ पीपल की जो ड्यूरेशन होगी ये होगी ऑर्डिनरली 5 साल, लेकिन इसे डिसॉल्व किया जा सकता है। कौन डिसॉल्व करेगा? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से करेगा क्या? ना। कौन की मर्जी से करेगा? भाई साहब प्राइम मिनिस्टर की मर्जी से। प्राइम मिनिस्टर की मर्जी से हाउस ऑफ पीपल को डिसॉल्व किया जा सकता है भाई प्रेसिडेंट। सेम होता है गवर्नर की पावर विद रिस्पेक्ट टू लेजिस्लेटिव असेंबली। ये सिर्फ लोअर हाउस के साथ हो सकता है। व्हाई नॉट अपर हाउस? क्योंकि अपर हाउस इज अ परमानेंट हाउस बोथ इन स्टेट एज वेल एज इन सेंटर। क्योंकि इसमें अलग से बोला गया है, स्पेसिफिकली लिखा गया है कि, है ना, अगर वो बोले कि कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली स्टेट्स दैट काउंसिल ऑफ स्टेट शैल नॉट बी सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, तो सिर मत खुजाना, कहता है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली कहता है कि काउंसिल ऑफ स्टेट को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर वो ये भी बोले कि कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स कि द टर्म ऑफ अ राज्यसभा एमपी इज 6 years, आपको तो बताया गया है कि 6 years है ना। ये आपके लक्ष्मीकांत में भी लिखा है, पर क्या ये बात कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है या नहीं लिखी है, ये लक्ष्मीकांत में नहीं मिलेगा। ये मिलेगा सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन देख के। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि 6 साल होगी एमपी, राज्यसभा के एमपी की ये टेन्योर। तो कहां से हमें पता चलता है? कॉन्स्टिट्यूशन में बस एक बात लिखी गई है कि हमें बस ऐसा सिस्टम अरेंज करना है कि हर 2 साल के बाद 1/3 जो मेंबर्स हैं, वो 1/3 मेंबर आपके रिटायर होते रहे, तो ऑटोमेटिकली वो 6 साल होगी। लेकिन इसकी क्लैरिटी कहीं दी गई है, वो कहां दी गई है? ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में
कहाँ गया वो? रिप्रेजेंटेशन ऑफ टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ स्टेट्स। भाई ये इतना सारी चीज़ें साथ में, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में स्पेसिफिकली ये बात की गई है कि भैया 6 साल होगी, 6 साल होगी टर्म। दूसरी बात यहां लिखी गई है कि अपॉन द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स प्रेसिडेंट शेल आफ्टर कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन मेक बाय ऑर्डर सच प्रोविजन एज ही थिंक्स फिट फॉर curtailing द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ सम ऑफ द मेंबर्स चोजन इन ऑर्डर। मतलब ये क्या कह रहा है? देखो प्रॉब्लम किन को आएगी? काउंसिल ऑफ स्टेट में हमने बोल दिया कि हर 2 साल के बाद आपको रिटायर करने हैं। मान लो 1952 में पहले इलेक्शन हुए, तो है ना, हाँ 1954 में तो आपको किसी को रिटायर करना है, 6 में भी किसी को रिटायर करना है। उनकी तो बेचारों की 6 साल पूरी नहीं हुई, यहाँ 2 साल। तो दैट मीन्स प्रेसिडेंट को पावर कहीं से मिलनी चाहिए थी कि इनकी टर्म को वो कर्टेल कर सके। कहाँ से ये पावर मिली? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के, है ना, के जो अभी हमने ये सेक्शन पढ़ा, सेक्शन 154, जो आपने याद नहीं रखना है। तो सेक्शन 154 में ये बात लिखी गई है कि प्रेसिडेंट के पास पावर होगी टू कर्टेल द टर्म ऑफ द राज्यसभा एमपी, फर्स्ट एक्सपायरी में और सेकंड एक्सपायरी में। और ये जो दो एक्सपायरियां हुई है, पहली 2 एक्सपायरियां, हाँ अगर वो स्टेटमेंट दे दे कि ये सारा जो तामझाम है, पहली 2 एक्सपायरियां ये लॉटरी के थ्रू हुई है, बिल्कुल सही बात है। पहले जो 2 है ना, पहली जो 2 एक्सपायरियां हुई 2-2 साल के बाद 1/3 एक्सपायरीज, ये डिसाइड की गई लॉटरी के थ्रू। प्रेसिडेंट ने लॉटरियां चलाई, जिनके नाम निकले वो उनकी टर्म एक्सपायर 2 साल में और 4 साल में। समझ गए? यहाँ से भी वो स्टेटमेंट बना सकता है, बाकी कुछ भी इसमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। हाँ एक बात ज़रूर है कि जो हाउस ऑफ पीपल है लोकसभा, और सिमिलरली जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, ये अच्छा कॉम्पोजिशन है लेजिस्लेटिव काउंसिल के, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है स्टेट में, प्रोक्लेमेशन जब नेशनल इमरजेंसी हो, जब भी आपको बोले वो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, दैट मीन्स आर्टिकल 352 वाली नेशनल इमरजेंसी की बात हो रही हो। द टर्म प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी हैज ओनली बीन यूज्ड विद रिस्पेक्ट टू नेशनल इमरजेंसी इन इंडिया। जो प्रेसिडेंट रूल होता है उसे इमरजेंसी नहीं कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में। जब हम इमरजेंसी प्रोविजन पढ़ेंगे तब हम ये पढ़ेंगे। तो जब भी प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी होगी, दैट मीन्स नेशनल इमरजेंसी जब भी लगेगी, उस वक्त स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की टर्म भी और लोकसभा की टर्म भी, ये दोनों की टर्म इनडेफिनिटली इंक्रीज की जा सकती है, बट 1 ईयर एट ए टाइम। हर 1 साल के बाद इनकी टर्म, इनका टेन्योर इंक्रीज किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा। समझ रहे हो? ये बात ध्यान में रखनी है। हाँ 1 ईयर एट ए टाइम। और जैसे ही आपकी नेशनल इमरजेंसी खत्म हुई, उसके 6 महीने के अंदर वो एक्सटेंडेड टर्म खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो आपको थोड़ा ध्यान में रखनी है। राइट, अब आते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ, है ना, 1 मिनट 1 सेकेंड, यस। सो नाउ कम्स द इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज कॉम्पोजिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, इंपॉर्टेंट बात है कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में मैक्सिमम हो सकता है, मैक्सिमम देखिए कितने मेंबर्स हो सकते हैं, 1/3 किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में। मान लीजिए अगर 300 MLAs हैं तो इसका 1/3 इज 100, तो सिर्फ और सिर्फ 100 MLC वाली, है ना, मैक्सिमम जो इसकी स्ट्रेंथ होगी दैट इज 100 MLCs, और मिनिमम स्ट्रेंथ होनी चाहिए 40। दैट मीन्स किसी भी स्टेट में अगर आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल बनानी है तो मिनिमम MLA की स्ट्रेंथ चाहिए 120 MLA, क्योंकि ये इसका 1/3 हुआ। समझ रहे हो? मिनिमम MLA की स्ट्रेंथ चाहिए 120, तभी जाकर के लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए वहाँ पे रेजोल्यूशन बन सकता है। क्लियर? पहली बात ये ध्यान रहे। अब जितने भी ये मेंबर होंगे, ठीक है, डिसाइड किए जाएंगे कि भैया कितने मेंबर होंगे, जितने भी लेजिस्लेटिव काउंसिल के स्टेट में मेंबर होंगे, उसका भाई कुछ डिवीज़न ऐसा है ना। ये हालांकि आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ बातें जो इनमें से याद रखनी है वो ये कि गवर्नर जो है, जो गवर्नर के पास नॉमिनेशन की पावर होती है, ये 1/6 ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल को जो है नॉमिनेट कर सकता है। 1/3 और 1/3 जो है वो इलेक्ट किए जाएंगे बाय होम, 1/3 बाय MLAs, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के MLA,
और 1/3 बाय लोकल बोर्ड्स या फिर जो आपकी म्यूनसिपैलिटी वगैरह हुई, नगर पंचायत एक्सेट्रा हुई, उनके द्वारा। फिर आता है आपका 1/12 और 1/12, 1/12 बाय द ग्रेजुएट्स ऑफ द स्टेट और 1/12 बाय द टीचर्स एक्सेट्रा, जो कि 3 साल के लिए ग्रेजुएट हो या फिर 3 साल के लिए टीचर प्रोफेसर रहे हो। सिंपल बात, ये मतलब एटलीस्ट ये ऊपर वाला आपको ध्यान में रखना है, ये ध्यान में रहे ना रहे, गवर्नर वाला ध्यान में रखना है। इंपॉर्टेंट बात है, जैसे राज्यसभा के लिए प्रेसिडेंट 12 लोगों को नॉमिनेट कर सकता है, साइंस, लिटरेचर, आर्ट एंड सोशल सर्विस, ठीक है, ऐसे ही गवर्नर भी साइंस, लिटरेचर, आर्ट एंड सोशल सर्विस से नॉमिनेट कर सकता है, बट एक एडिशनल फील्ड है, एक एडिशनल फील्ड है, वो है कोऑपरेटिव सोसाइटी। कहाँ गई वो? अरे वो कहाँ गई? हाँ, लिटरेचर, साइंस, आर्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी, समझ रहे हो, और सोशल सर्विस। तो जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है, वहाँ से भी उस मूवमेंट में एक्टिव लोगों को जो है गवर्नर नॉमिनेट कर सकता है। सिर्फ इन 5 फील्ड से वो नॉमिनेट करेगा, बाकी ऐसा नहीं, हर कहीं से नहीं। क्लियर? ये बात थोड़ा ध्यान में रखना है, इनसे आपका सवाल जो है बन सकता है। फिर इंडिया में हर एक आदमी जो कुछ नहीं कर रहा है वो सोशल सर्विस कर रहा है। इनफैक्ट मैं कह रहा हूँ, इंडिया में कुछ मत करो, ग्रेटेस्ट सोशल सर्विस हो जाएगी, क्योंकि जो भी कुछ कर रहा है वो ऊटपटांगी कर रहा होता है, कुछ ना कुछ उल्टा कर देगा वो। मैं एक वीडियो देख रहा था, वहाँ लिखा हुआ था मतलब मंत्रालय, और आदमी वहाँ पे जा कर के ही वॉज काइंड ऑफ, है ना, वो अपना मतलब मज़े ले रहा था वहाँ पे, ठीक है, वो वो लघु शंका वहाँ पे कर रहा था। तो पीछे से कमेंट करता है कोई आदमी, अबे अनपढ़, वो मंत्रालय लिखा है, मूत्रालय नहीं। तो मतलब इंडिया में ग्रेटेस्ट सोशल सर्विस एज ऑफ नाउ इज डूइंग नथिंग एक्चुअली। सो प्लीज़ डू नथिंग, है ना, स्टॉप और घर में बैठ जाओ। सही में अच्छी सोशल सर्विस है, मेरी तरह काम पकड़ लो यूट्यूब में, थोड़ा है ना किसी को ऐसे पागल बना लो और ठीक है, वहीं पे चल पड़ेगा सारा काम आपका। बस वो बात है, ठीक है। और इलेक्शन कैसे होगा वो तो आपको बता दिया गया है, ओपन बैलेट से होगा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम वगैरह से। बाकी इसमें ज़्यादा कुछ भी रटना नहीं है, सिंपल बात है, एक बार फिर से जा करके देख लीजिएगा, आपको पूरा सब समझ आ जाएगा। ड्यूरेशन हमने पढ़ ली, अब आते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप फॉर स्टेट लेजिस्लेचर। सेम है आपका पार्लियामेंट के लिए भी, है ना। अगर आपको मेंबर बनना है स्टेट लेजिस्लेचर का या फिर पार्लियामेंट का, तो नंबर 1 तो भाई आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, दैट मीन्स फॉरेनर या फिर जो आपका जो OCI है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, दे कैन नॉट बिकम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल। नंबर 1 सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। नंबर 2, अगर आपको MLC बनना है, दैट मीन्स लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर, या फिर अगर आपको राज्यसभा का MP बनना है तो आपकी उम्र होनी चाहिए 30 साल। अगर आपको लोकसभा का MP बनना है या MLA बनना है तो आपकी होनी चाहिए 25 साल। में होने वाला हूँ, ठीक है, तो वो अलग बात है। तो ये हो गया एज का क्राइटेरिया। अगली बात कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात लिखी गई है कि अगर आपको इलेक्शन लड़ने हैं तो आपको इलेक्शन कमीशन में एक ओथ और अफर्मेशन देनी पड़ेगी। वो ओथ और अफर्मेशन मैं आपको 10 बार बता चुका हूं कि 3rd शेड्यूल में लिखी गई है। 3rd शेड्यूल में किन ऑफिसेज की नहीं है ये बात ध्यान में रखनी है। गवर्नर की ओथ वहां पे नहीं है, वहां प्रेसिडेंट की ओथ नहीं है, समझ रहे हो, वहां इनकी ओथ नहीं मिलेगी आपको। वाइस प्रेसिडेंट की ओथ आपको 3rd शेड्यूल में नहीं मिलेगी, है ना। स्पीकर की होती ही नहीं है कोई, चेयरमैन की होती, वाइस चेयरमैन की होती ही नहीं है कोई, इनकी ओथ ही नहीं होती है। ये ओथ लेते हैं एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। 3rd शेड्यूल में किन की ओथ है? 3rd शेड्यूल में ओथ है गुरु आपके, ठीक है, आपके MPs की ओथ है, MLAs की ओथ है, इवन जो MP और MLA के लिए इलेक्शन फाइट करेंगे उनकी ओथ क्या होगी, वो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट भी, वो है ना, जो कैंडिडेट्स है उनकी ओथ भी 3rd शेड्यूल में लिखी गई है। उसमें आपके कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की ओथ वहाँ पे दी गई है। तो इन सारी चीज़ों से आपसे वो सवाल पूछ, मिनिस्टर्स की ओथ वहाँ पे है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मेंबर की, स्टेट एज वेल एज सेंटर, इनकी ओथ वहाँ पे है। ध्यान में ये ऑफिस रखने हैं कि इनकी नहीं है, गवर्नर की नहीं है, प्रेसिडेंट की नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट की नहीं है, इनकी कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से दी गई है, 3rd शेड्यूल में नहीं। दे आर सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस, समझ लो।
तो ये बात है, 25 ईयर वही बात। अगली बात है ना, ये जो क्वालिफिकेशन है मैंने बता दिया आपको, सेम आपके चलता है पार्लियामेंट या फिर सेंट्रल जो लेजिस्लेचर है उनके लिए भी। इंपॉर्टेंट बात है कि पार्लियामेंट लॉ बना सकती है टू डिटरमाइन अदर क्वालिफिकेशंस ऑल्सो। ऐसा लॉ पार्लियामेंट ने बनाया है। क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन पे वो आपसे सवाल पूछ सकता है। सबसे पहले अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें, ठीक है, सबसे पहले डिसक्वालिफिकेशन से पहले अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें, ये देखिए, ये रियल टेक्स्ट है आपका सेक्शन 5, जिसमें कि क्वालिफिकेशन बताई गई है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और सिमिलर क्वालिफिकेशंस जो है एडिशनल क्वालिफिकेशन दी गई है ये एमपीज के लिए भी। क्या है वो क्वालिफिकेशन? एडिशनल क्वालिफिकेशन ये है कि अगर मान लो आपको किसी भी स्टेट में शेड्यूल्ड एससी या एसटी के लिए अगर कोई रिजर्व सीट है, अगर उससे आपको एमएलए का इलेक्शन लड़ना है, तो आप उन शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के मेंबर होने चाहिए, बस, है ना। और आप बस एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है, सिंपल बात ये ध्यान में रखना है। वो आपसे सवाल ये पूछ सकता है कि इफ यू वांट टू फाइट एन इलेक्शन फॉर द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ए स्टेट, do you need to be the resident or the domicile of that state? No. You just simply need to be the elector. You need to get registered as an elector in that assembly, in that state, in any constituency assembly. वो आपसे सवाल ये भी पूछ सकता है कि if you want to fight an election in constituency A, if you want to fight an election in constituency A, but you are registered as an elector in constituency B, can you fight that election from constituency A? Yes. Same is the case with, है ना, मान लो राज्यसभा में ऐसा होता है कि जो स्टेट के एमएलएज हैं वही इलेक्ट कर रहे होते हैं। तो क्या जिस आदमी का इलेक्शन होना है किसी एक पर्टिकुलर स्टेट से, क्या वो आदमी उसी स्टेट का रेजिडेंट होना चाहिए? नो। एनी स्टेट से तमिलनाडु का आदमी आकर के हिमाचल में राज्यसभा की सीट लड़ सकता है। ऐसा हुआ भी था, ठीक है, जो अभी रिसेंट हिमाचल प्रदेश के राज्यसभा इलेक्शन हुए थे, जिसमें अभिषेक मनु सिंघवी, सबसे रिच लॉयर, तो अभिषेक मनु सिंघवी का एएमएस का वहाँ पे इलेक्शन वो हार गए थे, और वो एक बड़ा है ना, अभी भी वो इलेक्शन अभी चैलेंज्ड है कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। तो वो इलेक्शन वहाँ पे एक ड्रॉ की वजह से हारे थे। वो क्या प्रोविज़न है, धीमे धीमे जब हम लीगल प्रोविजंस को पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा। वो एक ड्रॉ की वजह से वहाँ पे हारे थे, ठीक है। देखिए प्रोविज़न क्या है, एक्चुअल में हुआ क्या था इलेक्शन में, ये भी बात ध्यान में रखो। हुआ ये था गुरु कि ड्रॉ हो गया, टाई हो गया वोट। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट एक प्रोविज़न रखता है, इन केस ऑफ टाई इन बोथ लोकसभा इलेक्शन एज वेल एज राज्यसभा इलेक्शन, अगर टाई होता है तो जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसके पास ये अथॉरिटी होगी कि वो कास्टिंग वोट डाले। कास्टिंग वोट डाला, इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना, कि वो कास्टिंग वोट डाले, ये उनके पास अथॉरिटी होती है कि वो कास्टिंग वोट डाले। अथॉरिटी कुछ ऐसी है गुरु कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है उसमें ये बात लिखी हुई है कि कास्टिंग वोट लॉटरी से निकलेगा। मान लो लोकसभा के इलेक्शन के लिए 10 नाम है, नाम ए, नाम बी, नाम सी, है ना, नाम डी वगैरह वगैरह, और सबके बीच टाई है, या फिर 2 लोगों के बीच टाई है, ए और बी के बीच। तो इनके बीच में अगर टाई है, इनकी 2, है ना, इनकी बहुत सारी चिट्ठियां डाली जाएंगी एक बॉक्स में। तो बाद में फिर जो इलेक्शन का क्या कहते हैं उसे, रिटर्निंग ऑफिसर आएगा, वो एक चिट को निकालेगा, और चिट को जिसके नाम की चिट निकलेगी वो बंदा विनर डिक्लेयर किया जाएगा इन केस ऑफ लोकसभा इलेक्शन। बट इन केस ऑफ राज्यसभा इलेक्शन देयर इज अ कॉन्फ्लिक्टिंग प्रोविजन इन कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस रूल। वो इलेक्शन कमीशन का रूल है ना। इन कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस रूल्स फॉर राज्यसभा देयर इज दिस प्रोविजन कि अगर राज्यसभा के केस में कास्टिंग वोट डालना पड़े रिटर्निंग ऑफिसर को, तो जिसके नाम की चिट्ठी निकलेगी
वो जीतेगा नहीं, वो हारेगा, अदर पर्सन जीतेगा। समझ रहे हो बात को? जिसके नाम की चिट्ठी निकलेगी वो जीतेगा नहीं, वो हारेगा, अदर पर्सन जीतेगा, जीता हुआ कंसिडर किया जाएगा टॉप 2 मेंबर्स में से। ऐसा ही हुआ अभिषेक मनु सिंघवी एंड अनदर पर्सन फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम यार, वो थोड़े मतलब हेल्दी है वो आदमी, मैं नाम भूल गया उस आदमी का, ठीक है। उनका इलेक्शन की फाइट थी, तो जो स्पीकर थे लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर्स, ठीक है, फॉर राज्यसभा इलेक्शन जो स्पीकर होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो बनाए जाते हैं रिटर्निंग ऑफिसर्स, दे एक्ट एज द रिटर्निंग ऑफिसर्स। तो जो सॉरी नॉट द स्पीकर्स बट जो जनरल सेक्रेटरी थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो चिट्ठी निकली वो निकली अभिषेक मनु सिंघवी के नाम की, और अभिषेक मनु सिंघवी टाई के केस में, ड्रॉ के केस में हार गए, ठीक है। तो उन्होंने फिर अभिषेक मनु सिंघवी यही केस लेकर के सुप्रीम कोर्ट अभी गए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में बोला है कि भैया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का ये वाला प्रोविजन है कि जिसके नाम की चिट्ठी निकलेगी वो जीतेगी, पर ये प्रोविजन सिर्फ लोकसभा के लिए है, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में नहीं लिखा हुआ है। तो मुझे जो डिस्क्वालीफाई किया गया वो ईसीआई के रूल्स के तहत किया गया। एक्ट का जो है ना, जो स्टेट्यूटरी पावर्स है, जो स्टेट्यूट के रूल की पावर है, वो ज्यादा होनी चाहिए ईसीआई के रूल की पावर से, तो मुझे विनर डिक्लेयर करो। ये केस अभी भी लंबित है, समझ लो बात को? तो ऐसे 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 जो प्रोविजन है वो थोड़ा ध्यान में रखने हैं। हम कहाँ पढ़े हुए थे? हम पढ़े हुए थे चक्कर में क्वालिफिकेशंस की। तो पार्लियामेंट जो है अलग से क्वालिफिकेशन रख सकता है। सेम चीज़ यहाँ पे भी है कि है ना, अगर वो आपको बोले कि अगर आपको किसी भी स्टेट में अगर एमएलए बनना है तो क्या आपको वहाँ का रेजिडेंट होना पड़ेगा? नहीं, बस उस स्टेट की किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्टोरल रोल में, किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्टोरल रोल में आपका नाम होना चाहिए। अगर आपको किसी स्टेट से राज्यसभा का एमपी बनना है, भाई कंट्री की किसी भी इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी में आपका नाम होना चाहिए। अंटिल 2003 आप उस स्टेट के ही इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी में एज एन इलेक्टर रजिस्टर्ड होने चाहिए थे, बट आफ्टर 2003 द प्रोविजन हैज़ बीन अमेंडेड। सिमिलरली अगर आपको एमपी बनना है तो भाई कंट्री की किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में आप रजिस्टर होने चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि तभी तो जाकर के, हाँ, गुजरात के हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी यूपी की कॉन्स्टिट्यूंसी में लड़ लेते हैं, है ना। हमारे माननीय लीडर ऑफ अपोजिशन श्री राहुल गांधी जी, वो एक केरल के किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में वायनाड में जाकर के लड़ रहे होते हैं, समझ रहे हो? तो ये वाराणसी वी स्केयर का ये जो गेम है, वी से कई चीज़ें चलती है लाइफ में, तो वी स्केयर का ये जो गेम है, ये गेम इसी वजह से है क्योंकि ऐसा थोड़ा प्रोविज़न है इंडिया में, नंबर 1। फिर आता है डिस्क्वालिफिकेशन ज़्यादा ज़रूरी है। वाई? बिकॉज राहुल गांधी जी उनके पिछले टर्म में ही गॉट डिस्क्वालीफाइड फॉर सर्टेन रीजन्स। इंपॉर्टेंट बात है, जो डिस्क्वालिफिकेशंस दी गई है, देर आर सर्टेन डिस्क्वालिफिकेशंस जो कि दी गई है। फॉर एग्जाम्पल कुछ है ना, सेक्शन 8 में कुछ डिस्क्वालिफिकेशन दी गई है। वो क्या है कि कुछ एक ऑफेंस अगर आप कमिट करते हैं, इंपॉर्टेंट बात है, इतने सारे ऑफेंस अगर आप कमिट करते हैं सेक्शन 8 वाले, मान लो आपने अगर एनिमिटी प्रमोट की डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में, मान लो सिविल राइट्स एक्ट जो कि SC/ST एक्ट है, इसके तहत अगर आप कन्विक्ट हुए हैं, है ना, मान लो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के तहत अगर आप कन्विक्टेड है, NDPS एक्ट के तहत नार्को स्मगलिंग में अगर आप कन्विक्टेड हैं, तो भी आप डिस्क्वालीफाई कंसिडर किए जाएंगे, है ना। प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन क्लासेस एंड ऑफ सिटीजन्स, अगर वहाँ पे आप कन्विक्टेड हैं तो भी आप डिस्क्वालीफाई कंसिडर किए जाएंगे। इंपॉर्टेंटली, है ना, डिस्क्वालीफाई किए जाएंगे। भाई ये सारे जो ऊपर वाले केस हमने बताए ना, इनको कभी मत कन्विक्ट करना, इनको कभी मत वो करना, ये सारे ऑफेंसेस कभी मत करना। क्यों? क्योंकि आप डिस्क्वालीफाई कंसिडर किए जाएंगे। इवन अगर आपको 1 साल की भी या 6 महीने की भी सज़ा होती है, इसमें 3 महीने की भी अगर सज़ा होती है, छोटी भी सज़ा होती है, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे 6 साल तक। कब तक? 6 साल तक, जब आप जेल से निकलोगे उसके अगले 6 साल तक, तो वो पूरी ड्यूरेशन के लिए आप डिस्क्वालीफाई होंगे। बट कुछ ऐसे ऑफेंसेज है, देखो मैं आपको याद करने को नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ ध्यान में ये बात रखनी है कि अलग अलग स्ट्रेटिफिकेशन है इसमें। वो आपको बोलेगा कि क्या सिर्फ क्या मिनिमम
वो आपको स्टेटमेंट कैसे देगा? क्योंकि अखबारों में जो चीज़ छपी थी उस वक्त राहुल गांधी जी के कन्विक्शन के टाइम पे, वो चीज़ ये छपी थी कि अगर आप क्रिमिनल ऑफेंस में मिनिमम 2 साल की सज़ा अगर आपको दी जाती है तभी आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा क्या? नो। कुछ एक ऐसे क्रिमिनल ऑफेंस है रिगार्डलेस ऑफ कितनी सज़ा आपको मिली है तब भी आप डिस्क्वालीफाई होंगे, जो हमने ऊपर अभी पढ़ा। सिमिलरली अगर आप प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में करप्ट पाए गए, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, पोटा एक्ट, अब तो वही लागू भी नहीं है, अगर इसमें आप पाए गए और आपको मिनिमम 6 महीने की सजा मिली तो भी आप 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाई होंगे फ्रॉम द डेट जब आपकी रिलीज हो, फ्रॉम द डेट ऑफ योर रिलीज। समझ रहे हो? सिमिलरली अगर आप किसी भी, है ना, अगर आप किसी भी ऑफेंस में, किसी क्रिमिनल ऑफेंस में, किसी भी, है ना, ये देखिए ये, हाँ हाँ सॉरी, हाँ ये जो ऊपर वाले जितने भी ऑफेंस थे इसमें अगर आप कोई भी, हाँ कोई भी वो हाँ कोई भी सज़ा अगर आपको मिली है तो आप 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाई होंगे। अगर इन केसेस में मान लो आपने होर्डिंग किया है, एडल्ट्रेशन किया है फूड का, डॉरी, है ना, डॉरी ली हुई है डॉरी, और अगर आपको 6 महीने से ज़्यादा की सज़ा मिली हुई है उसमें, तो भी आप डिस्क्वालीफाई होंगे। कितने साल के लिए? 6 साल के लिए। और अगर किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस में, इन ऊपर के ऑफेंसेस के अलावा किसी भी अदर क्रिमिनल ऑफेंस में मिनिमम 2 साल की अगर आपको सजा होती है तो भी आप डिस्क्वालीफाई होंगे। कितने टाइम के लिए? आपकी रिलीज के 6 साल बाद तक के लिए। इलेक्शन तक नहीं लड़ सकते हैं आप। ये बहुत डेंजरस प्रोविज़न है, ये काम मत करना कभी, मतलब है इसलिए कि पॉलिटिक्स के लिए। खैर, लेकिन पॉलिटिशियनों का इंडिया में अलग से ये तमगा होता है। मैं आपको ये बात नहीं कह रहा हूँ कि ये सब चीज़ें आप याद रखो, मैं ये बात कह रहा हूँ कि ये बात ध्यान में रखो कि स्ट्रेटिफिकेशन है, इस मामले में भी स्ट्रेटिफिकेशन है कि कौन कितना डिस्क्वालीफाई होगा। जैसे मैं अगर आपको स्टेटमेंट दे दूँ, आपने ये पढ़ा होगा लक्ष्मीकांत में, आपने बस इतना पढ़ा होगा कि अगर आपको गवर्नमेंट सर्विस से अगर निकाल दिया गया हो, कहाँ गया वो प्रोविजन? डिसमिसल फ्रॉम द गवर्नमेंट, है ना, डिसमिसल फॉर द करप्शन और डिसलॉयल्टी टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। अगर आपको डिसमिस कर दिया गया हो गवर्नमेंट सर्विस से तो क्या आप इलेक्शन लड़ सकते हैं? नो, आप नहीं लड़ सकते। कब तक? क्या 6 साल तक? नो, 6 साल नहीं, इस केस में सिर्फ 5 साल है। कहाँ गया वो? कहाँ गया वो? इस केस में सिर्फ 5 साल है। अगर आप डिसलॉयल्टी टुवर्ड्स, ये बात ध्यान में रखनी है, यहां से वो सवाल बन सकता है। अगर आपका डिसमिसल हुआ है तो आप 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई होंगे। नॉर्मल के इन पिछले केसेस में 6 साल तक था। अगली बात, अगर आप किसी गवर्नमेंट कंपनी में काम कर रहे हैं, है ना, बावजूद एक एमपी रहते हुए, एमएलए रहते हुए, तब भी आप डिस्क्वालीफाई होंगे, है ना। और इस केस में आप ऐसे डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे कि 6 साल तक, 7 साल तक, नहीं, एग्जिस्टिंग मेंबरशिप से होंगे बस। फिर आप री इलेक्शन लड़ सकते हैं। समझ रहे हो? इस केस में अगर आप गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व रहे हैं एमएलए एमपी होकर के, अगर आप गवर्नमेंट कंपनी का कोई एमडी उमडी रहे हैं एमएलए होकर के, या फिर किसी भी ऐसी कॉरपोरेशन या कंपनी में जिसमें गवर्नमेंट का 25% से ज़्यादा शेयर हो, अगर वहां आप रहे हैं एमपी या एमएलए होकर के, तो आप डिस्क्वालीफाई किए जाएंगे फ्रॉम एग्जिस्टिंग मेंबरशिप। इस केस में आप पे, क्योंकि ये क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है तो इसलिए 6 साल वाला प्रोविजन नहीं है, बस एग्जिस्टिंग मेंबरशिप से आप डिस्क्वालीफाई कंसिडर किए जाएंगे। डिस्क्वालीफाई करेगा कौन? अगर आप डिफेक्शन के ग्राउंड पे डिस्क्वालीफाई होते हैं तो स्पीकर आपको डिस्क्वालीफाई करेगा, स्पीकर। लेकिन अगर आप अदर ग्राउंड्स पे, अदर ग्राउंड कौन से? कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड ग्राउंड, या फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में मेंशन ग्राउंड, अगर इन ग्राउंड्स पे आप डिस्क्वालीफाई होते हैं तो प्रेसिडेंट आपको डिस्क्वालीफाई करेगा। लेकिन उसके लिए प्रेसिडेंट जो है ओपिनियन लेंगे, किसका? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, कि किया जाए, हाँ भाई बोल, किया जाए या ना किया जाए, ऐसा ओपिनियन लिया जाएगा प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर के द्वारा। सिंपल बात। आई होप ये सेशन आपकी प्रिपरेशन में वैल्यू ऐड कर पा रहे होंगे। कमेंट सेक्शन में पार्टिसिपेट करते रहिए, बताते रहिए, अपनी फीडबैक देते रहिए, है ना। और आई होप मतलब आपको एक फेयर लेवल ऑफ जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो इसमें मिल पाती होगी। अगेन, अगर आपको लगता है कि कुछ इसमें बीच में गलत कुछ बोला होगा, गलत मतलब ऐसे, ठीक है, इन्फॉर्मेशन गलत डिलीवर की होगी, डू लेट मी नो, वी ऑल आर लर्नर्स, है ना। एंड हाँ, कीप गिविंग योर फीडबैक एज वेल। मैं खुद चीज़ों को पहले स्टडी कर रहा होता हूँ, फिर, है ना, यहाँ पे चीज़ें आगे बताई जा रही है।
राइट। सो अगर आप चाहते हैं कि ये चीज़ें ऐसी बनी रहे, डेली आप सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपनी फीडबैक ज़रूर दें, ये मुझे भी मोटिवेट करता है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल।